वैसे गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक नए महीने की शुरुआत करेंगे एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे महीने बरकरार रहना चाहिए। और ये जोश तो अब वैसे भी हाई होना चाहिए, क्यों? क्योंकि महीना जो है वो आप लोग का आखिरी बच गया है इस साल के लिए। अब नया साल आप लोगों के सामने स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, जो भी ऐसी चीजें रही आप लोगों को लग रहा था कि यार ये चीजें जो हैं बहुत सारी सुधारनी थी या फिर कुछ ऐसा करना था, तो ये एक महीना और है अभी आप लोगों के हाथ में। तो पूरा टाइम है, इस महीने को ढंग से यूटिलाइज करें। पूरा एक एक दिन को निचोड़ लो अच्छे से, ठीक है? उसमें से जितना कुछ रस निकाल सकते हो उतना निकाल लो, तो आप लोग अच्छे से अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे पाओगे जब नया साल आप लोगों के सामने स्टार्ट होगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोग नए साल में करना चाहेंगे, उनके लिए अभी से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो, तभी आप लोग उनको आने वाले साल में अचीव कर पाओगे। वरना वो साल भी आएगा और ऐसे ही चला जाएगा। उन्हें कहते हैं, कहावत रहती है, आप लोगों ने गांव में सुनी, खासकर नहीं, बड़ी बूढ़ी दादियां नाना नानी इनको बोला करते थे कि गधे के सर पे से सींग गायब हो गए जैसे, ठीक है? तो वो सींग गायब हो गए एक तरीके से, वरना ऐसे गायब हो जाएगा हर एक दिन। तो इसलिए कोशिश ये करो कि अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो, तभी आप लोग अपनी चीजों को अचीव कर पाओगे। बड़ी शानदार बात बोली गई है यहां पर, यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी जो प्रत्येक भूल है उसको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी। हर एक भूल इंसान को एक नई डायरेक्शन देती है, हर एक भूल इंसान को एक नया पाठ सिखा के जाती है, हर एक भूल इंसान को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की ताकत रखती है। बस शर्त यह है कि वो इंसान जो है उस भूल को एक्सेप्ट करके उससे कुछ सीख कर आगे बढ़े। हम लोग क्या करते हैं, जो भूल हमारी जिंदगी में होती है उसको हम लोग वहीं पर ही एक तरीके से नहीं, एक अपनी पैरों के नीचे कुरेद देते हैं और बोलते हैं कोई नहीं यार, ये तो सब चलता रहता है, इतनी तो गलतियां चलती रहती है, इतनी तो एक्सेप्टेबल है। बचपन था यार जब हमारे हाथ में पेंसिल दी गई, क्योंकि हम लोग गलतियां मिटो सकते थे, पर लेकिन अब हम लोग गलतियां नहीं मिटो सकते। अब हमारे हाथ में पेंसिल नहीं है, अब हमारे हाथ में पेन आ गया है। तो गलती करने से पहले सोच लेना, अब भूल नहीं होनी चाहिए, वरना जिंदगी भर उसका पछतावा आप लोगों को भोगना पड़ेगा। और हाँ, मोटिवेशनल कोट अपनी जगह होती है, एक रियलिटी है जिसको आप लोगों को चेक करना है। जिंदगी में जितनी गलतियां हो कोशिश करो उसको रिपीट न करो जिंदगी में, अगर जिंदगी चाहते हो रियलिटी में प्रोडक्टिव रहे। तो टकटकी लगाकर ये लेक्चर हम लोग देखेंगे। एक दिन मैंने बिल्ली नहीं दिखाई तो एक बच्चा बोला सर बिल्ली जरूर दिखा करो मन लगा रहता है बिल्ली के साथ में तो अच्छे से यार एंजॉय करो, बिल्ली तो यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। आप लोग अपनी जिंदगी में आगे जरूर बढ़ते रहना, ठीक है? आइए अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन क्या, पहले एक ओवरव्यू में आप लोग को दूंगा क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी शानदार ये डिस्कशन रहेगा, अच्छे से वीडियो को एंड तक एंजॉय करना, और लास्ट डे का हम लोग रिवीजन भी करेंगे। इसी के साथ में कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जो कि आप लोग काफी ज्यादा फायदा पहुंचा कर जाएगी। चलिए, पहला तो क्वेश्चन क्या आप लोगों का आंसर ही बन गया। बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। तो एड्स है एक तरीके से, एक साइड में एड्स है और एक साइड में एचआईवी है। तो एड्स बीमारी का नाम है, फिर एचआईवी बीमारी का नाम है, एड्स वायरस का नाम है, फिर एचआईवी वायरस का नाम है। पहले तो आप लोग ये बताओ और ये बताना किस किस को इसमें कंफ्यूजन रहता है, यानी कि एड्स वायरस है या फिर एचआईवी वायरस है, इसके बारे में आप लोग बताइए। तो 1 दिसंबर को ये डे हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि इसके बारे में अवेयरनेस फैला सके, और यही कोशिश की जाती है कि एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, यानी कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो कि एड्स के मरीज होते हैं, तो उनके साथ में भेदभाव होने लगता है, ठीक है? तो वो दिक्कत, वो एक तरीके से गलत चीजें हैं। बीमारी लग गई है इंसान को तो एक तरीके से उसका साथ देना चाहिए ताकि वो उसके साथ में लड़ सके। एक लाइलाज बीमारी के तरीके से इसको आप लोग देखते हैं, तो उसमें इंसान की हिम्मत टूट जाती है। सोचो, उसको ये लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, तो अगर इस तरीके के इंसान का थोड़ा साथ देंगे तो वो हिम्मत बैठा पाएगा। तो ये थोड़ा सा उसको इस तरीके से न देखें कि एक तरीके से उसकी जिंदगी की आस और ज्यादा टूट जाए। ओमिक्रॉन के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना है, आप लोगों को ये बताना है इसका जो मेन नाम क्या है, जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा तो नाम दिया गया ओमिक्रॉन, इसका मेन नाम क्या है वो आप लोगों को बताना है। और ये कहां से निकल कर आया, ये सदर्न अफ्रीका से आया। सदर्न अफ्रीका में भी एक कंट्री यहां पर बोट्सवाना, जहां से ये बेसिकली निकल कर आया, ठीक है? तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा काफी कुछ चीजें। और बाकी आज की डेट का सबसे ताकतवर जो यहां पर सबसे ताकतवर जो आज की डेट का जो वायरस है ना, जो सबसे ताकतवर बच्चा निकल के आया वो है डेल्टा। तो डेल्टा का क्या नाम था ये आप लोगों को बताना था यहाँ पर पहले, और ये कहां से निकल कर आया ये भी आप लोगों को बताना है। चलिए तो मैं बताता हूं, मुझे कुछ और भी बताना है इसके साथ में। ये इंडिया से निकल कर आया डेल्टा। देखिए, जितने भी वायरस के बच्चे पैदा हुए ना अब तक, उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर बच्चा इंडियन है। आखिर क्यों है ये बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर? क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, कई सारे साइंटिस्ट के द्वारा जब स्टडी की गई उनको ये पाया गया कि इंडियन लोगों की जो इम्यूनिटी है ना वो 7वें आसमान पर है। क्यों? इतना सारा पोल्यूशन, पानी है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसमें मिलावट, हवा है तो वो मिलावट, खाना है तो वो मिलावट। अरे हम इतनी सारी मिलावट की चीज ऑलरेडी खा रहे हैं, वायरस का बिगाड़ेगा भाई साहब हमारा, ठीक है? तो यहाँ पर वायरस को भी लगा कि कुछ ताकतवर चीज लानी पड़ेगी। तो अब तक का सबसे ताकतवर जो यहां पर वायरस चल रहा है, वायरस में वायरस, तो ये है डेल्टा।
तो डेल्टा ये बेसिकली वर्जन है जो सबसे ताकतवर है अब तक का। अब यहां पर लग रहा है अब यहां पर लग रहा है अफ्रीका से निकल कर आया ओमिक्रॉन, तो लग रहा है डेल्टा को ये क्रॉस कर देगा। और आप लोगों को पता है अफ्रीका में क्या रहता है, अफ्रीका में हमसे भी ज्यादा उनकी दुर्गति है बेचारों की, उनको तो खाना भी नहीं मिलता है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ताकतवर कहां से निकल कर आया, वहां से निकल कर आ रहा है जहां ऑलरेडी लोगों की इम्यूनिटी इतनी हाई लेवल की है, वो ऑलरेडी इतना पोल्यूशन, ऑलरेडी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि वायरस को ज्यादा नहीं मानते हो, ठीक है, तो वो वाली चीजें हैं। तो इसलिए वहां पर और ज्यादा हाई लेवल का वायरस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक फन में आप लोग इसको ले सकते हैं, पर लेकिन रियलिटी यही है अगर आप लोग इसको ढंग से देखोगे कि जिन लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो वहां पर अटैक करने वाला वायरस भी ताकतवर होगा, तभी वहां पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालेगा। तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आप लोगों से। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि जो घर बनाने वाली जो मिनिस्ट्री है और शहरों की देखभाल रखने वाली जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा अभी यहां पर बोला गया कि यार ये ICCC, तो इसको इंप्लीमेंट करो। ये क्या है इसके बारे में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। स्मार्ट सिटी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, चलिए बताइए ये मिशन किस मिनिस्ट्री कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यूपीएससी में मेंस में भी क्वेश्चन बना था यहाँ पर, और आगे भी कई सारे एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों से। कई बार ये टर्म भी यूज कर ली जाती है। आप लोगों ने सुना होगा रिंग ऑफ फायर के बारे में, तो एग्जाम में रिंग ऑफ फायर नहीं देंगे आप लोगों को। एग्जामिनर को पता है कि भाई साहब ये तो पढ़ रखा है, रट रखा है, रिंग ऑफ फायर कहां पर है, ठीक है, कि पैसिफिक क्वेश्चन में, तो शब्द वो देंगे आप लोगों से सरकम पैसिफिक। तो वहां पर भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया सरकम पैसिफिक लिख के। अब आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा सरकम पैसिफिक लिख के, आप लोग बोलोगे यार ये कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दोगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात करेंगे, कितना अर्थक्वेक यहां पर आता है, यानी कि भूकंप जो है वो ऑल ओवर संसार, यानी कि पूरी दुनिया के जितने अर्थक्वेक यहां पर आते हैं, भूकंप वो यहां पर आते हैं, तो ये पर्टिकुलर कितने हैं आप लोगों को बताना है परसेंटेज में, यानी कि 20%, 30%, 40% कितने हैं ये बताइए। इंडिया जो है उसके द्वारा अभी यहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी की एक मिनिस्ट्री की जो मीटिंग थी वो चेयर की गई यहां पर ब्रिक की। तो ब्रिक के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वो सारे मिले और उन्होंने बोला यार कुछ जुगाड़ करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं दुनियादारी में, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो ये तो हम देखेंगे, आप लोगों को बताने कौन से नंबर की ये मीटिंग थी। इसी के साथ में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इससे पहले यहाँ पर बात की गई थी कि हाँ साइंस और टेक्नोलॉजी को यार अच्छे से आगे लेकर चलेंगे। इसी के साथ में इनोवेशन कॉर्पोरेशन और एक्शन प्लान, यानी कि इनोवेट भी करेंगे, कॉर्पोरेट भी करेंगे और कोई एक्शन प्लान भी बनाएंगे। ऐसे नहीं हवा में बातें कर रहे हैं, ठीक है, जो करना है उसको करेंगे बैठकर, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारे बच्चे ऐसे ना, जैसे मैं बोलता हूँ मॉर्निंग में उठते हो गया टाइम पर, तो हवा में बोल देंगे हाँ सर हम बिल्कुल उठेंगे, ठीक है, फिर देखो तो वीडियो डालो मॉर्निंग में गायब। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर बोलो तो फिर उसको करो, ठीक है, तो वो वाला फंडा होना चाहिए। ब्रिक के बारे में अगर बात करें तो इनोवेशन रैंकिंग के बारे में बात की जा रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आता है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, चाइना की 12 है, साउथ अफ्रीका कितनी है और रशिया की कितनी है, ब्राजील की यहाँ पर 57 है। इनकी रैंक आप लोगों को पता होना चाहिए। तो काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बारे में, ठीक है। एक छोटी सी बात आप लोगों से ये करनी थी मुझे बेसिकली, कई सारे बच्चे बोले कि जैसे जैसे सर सर्दी बढ़ती जा रही है, अगर 9 बजे वीडियो आती है तो 10 बजे तक काफी ज्यादा लेट हो जाता है। कई सारे ऐसे हैं जो गांव के बच्चे होते हैं, वहां पर बेसिकली ना जल्दी खाना पीना नहीं पड़ जाता है। तो ये गांव में रहने से ना कई सारी आदतें तो वैसे ही सुधर जाती है इंसानों की। शहरों में लाइट वगैरह अच्छी रहती है, लंबे समय तक लोग जो है दुनियादारी में लगे रहते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं। पर लेकिन गांव में आप लोगों को देखने को मिलेगा जल्दी ही रात हो जाती है लोगों की और जल्दी ही सुबह उठ जाते हैं, ठीक है। मैं खुद बताऊं, जैसे मेरे मम्मी और पापा जो है मॉर्निंग में वो 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे नीचे पहुंच जाते हैं, मतलब दूध वगैरह निकालना, घर की वो नहीं एक तरीके से जो अपने जो घर में गाय भैंस वगैरह उनको देखना, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो गांव में इसलिए लोग जो होते हैं वो आप लोगों को ज्यादा प्रोडक्टिव एक तरीके से मॉर्निंग का टाइम ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। शहर में लोग हैं ज्यादा प्रोडक्टिव, वो गाँव में मतलब शाम का जो समय होता है उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारे बच्चे बोले कि सर वीडियो को थोड़ा सा पहले ला दिया करो, चलो इसकी कोशिश करूंगा मैं। अगर इसका टाइम जो है 8:30 कर दूं तो कैसा रहेगा, ठीक है, आधा घंटा मुझे लग रहा है काफी हो जाएगा यार, इससे ज्यादा फिर थोड़ा टाइट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी सारी चीजें देखनी होती है। तो आधा घंटा इसको कर सकता हूं, वैसे टाइम तो 9 ही रखो, पर आधा घंटा कभी कभी मतलब कभी कभी हो सकता है 9 पर, लेकिन 9 तो एंड होगा, इससे बाद में नहीं आएगी, इससे पहले आएगी। अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कंडीशन होगी तो एक अलग बात है, वरना 9 तो बिल्कुल एंड मूवमेंट है, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि इसको 8:30 बजे तक आप लोगों तक पहुंचाऊं, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, आप लोगों की भी चीजें यहाँ पर कंटिन्यूस चलती रहेगी, वरना 9 तो फाइनल ही है, इससे नीचे तो जाने वाली ही नहीं, इससे ऊपर, ठीक है। एक इसी के साथ में कई सारे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर हिंदू के बारे में बातें कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि सर इसको 6:30, एक बच्चे ने बोला कि सर इसको मॉर्निंग में 4 बजे लेकर आओ 4 बजे तो यार न्यूज़पेपर जो है वही मुश्किल से मिल पाता है, उसके चलते मतलब एक तरीके से डाउनलोड करने के लिए न्यूज़पेपर तो मिल जाता है, पर लेकिन डाउनलोड जो उसको अलाउ करते हैं वही उसको यहाँ पर थोड़ा लेट करते हैं, उसको अलाउ नहीं करने देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको कोशिश करके इसको अगर आप लोग बोलो
तो अगर मॉर्निंग में देखो फिर उठते नहीं हो आप लोग, ठीक, फिर भी आप लोग उठ के, कई सारे बच्चे हैं जो उसको लेट उठ देखना स्टार्ट करते हैं, अगर इसको मॉर्निंग में आप लोग उसको उठना स्टार्ट करो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको 6 बजे लाया जा सकता है, ठीक है। 6 बजे भी वो भी तब लाया जाएगा, मुझे अपना सारा शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, उसके बेस पर 6 बजे इसको लाया जाएगा। तो यहां पर अगर 6 बजे आप लोग इसको मॉर्निंग में उठकर देखने के लिए तैयार हो तो मैं इसको 6 बजे के लिए ट्राई करूंगा, अगर मॉर्निंग में 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोग इसको देखते हो और आंसर देते हो, ठीक है, तो ही 6 बजे लेकर आऊंगा, वरना तो फिर आप लोगों को ये जो टाइम मिल रहा है उसे टाइम मिलनी रहेगी। अगर आप लोगों ने देखिए, मैंने आप लोगों से, याद है आप लोगों से कम्युनिटी में मैंने आप लोगों से पूछा था कि मॉर्निंग में वीडियो आप लोगों को किस टाइम पर चाहिए, तो वहां पर 60 से 65% लोगों ने बोला था कि मॉर्निंग में वो है उठ जाते हैं 6 बजे, कुछ ने 4 बोला, कुछ ने 5 बोला, और 6 बजे तक तो बोला बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। तो 6 बजे तक 60% लोग उठ जाते हैं, तो उस पर मुझे लगा सब 20 से 25 हजार लोगों ने वहां पर कमेंट किया था। तो अगर 6 बजे आप लोग उठ जाते हैं तो मैं 6 बजे इसको कोशिश करूंगा, अगर आप लोग 6 बजे उठकर इसको देख पाते हो तो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आप लोगों का जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है वो भी आप लोगों का आएगा, वो कब आएगा आप लोगों का, वो आएगा 2 तारीख में, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख लेना, मंथली करंट अफेयर का वीडियो 2 तारीख में डालूंगा मैं उसको, 2 तारीख में सोच रहा था उसको मॉर्निंग में डालूं, ठीक है, या फिर उसको कल ही इवनिंग में डलवाना है, आप लोगों को वही बता सकते हैं आप लोग, अगर इवनिंग में देखना है तो कल इवनिंग में या फिर परसों उसको मॉर्निंग में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। तो ये कुछ बातें मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी, तो जो भी आप लोगों को लगे इसके बारे में सजेशन आप लोग दे सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में सजेशन लिख देगा, ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन लिखेगा, या फिर आप लोग यहाँ पर जो जीमेल पर भी आप लोग मुझे सजेशन सेंड कर सकते हैं। तो जब मैं सजेशन आप लोगों से लेता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि कमेंट ना, ताकि आप लोग मेरे तक आराम से लिख सको। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जीमेल में लिखना नहीं आता है, तो उसके बारे में देखिए आप लोग ऐसा किया करें, आप कमेंट बॉक्स में ही लिख दे कीजिए, अगर आप लोग जीमेल नहीं पता है कोई टेंशन नहीं है, वो मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइए 6 या फिर 6:30 क्या रहेगा मॉर्निंग में हिंदू का टाइम सही, अगर आप लोगों से पूछा जाए इसके बारे में आप लोग की क्या राय है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। और बाकी जो भी बातें पूछी उनके बारे में बताइएगा आप लोग की क्या राय है, ओके। आइए अब आगे चलता हूं लेक्चर को लेकर। कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आप लोगों को कई सारी बातें सिखाकर यहां पर जाने वाली है। सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, और ये है एड्स की बीमारी, वर्ल्ड एड्स डे, यानी कि ऑल ओवर दुनिया में जो एड्स की बीमारी है वो काफी खतरनाक रूप इख्तियार कर चुकी है। आज के डेट में कहीं ना कहीं लोगों को देखने को मिल जाती है, और कई सारे केसेस तो ऐसे भी निकल कर आते हैं कि एड्स के मरीज ने ब्लड डोनेट कर दिया और उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल गई। अगर किसी को ये बीमारी है तो कम से कम उसको ये अपने तक ही रखनी चाहिए, ताकि ज्यादा लोगों को इससे नुकसान न पहुंचे, वरना ऐसी भी कई सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पर इस तरीके से एक गंदी हरकतें भी कई बार देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसी मूवी का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था एक बार, चलिए फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में। अभी यहां पर ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और यहां पर सपोर्ट करते हैं उन लोगों को जिनको ये बीमारी हो चुकी है, ताकि वो अपनी लाइफ जो है वो न गंवाएं। तो इसके चलते यहां पर जिनकी बीमारी की वजह से जान जाती है उसको रोकने की कोशिश की जाती है, और थीम है यहां पर एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहां पर, तो एड्स के बारे में अगर पूछें तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है, और यहां पर HIV की फुल फॉर्म क्या है, दोनों की फुल फॉर्म है। इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो एड्स है ये है ऐसे जैसे कोरोना वायरस हो गया, तो कोरोना वायरस जो है कोविड-19 जिसको बोलते हैं वो बीमारी है, तो एड्स भी बीमारी है, ठीक है। HIV क्या है, ये हो गया SARS-CoV-2, जैसे आप लोग सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो SARS-CoV-2 जो आप लोग बोलते हैं वो हो गया यहाँ पर वायरस, तो HIV भी वायरस हो गया यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये हो गई बीमारी और ये हो गया वायरस, तो इस वायरस की वजह से यहां पर ये बीमारी होती है। तो इसके चलते इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस बोला गया, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ये बर्बाद करता है, और जैसे ही इम्यून सिस्टम आप लोगों का बर्बाद हुआ तो बीमारी जो है वो आप लोगों को अपनी चपेट में ले लेगी। तो ये फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये है बेसिकली प्रक्रिया जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। बेसिकली हम लोग यहां पर बात करेंगे अभी किसके बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर जो ओमिक्रॉन है उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में तो उसको डाला गया है, पर लेकिन क्या आप लोगों से कोई पूछे कि अब तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन कौन से हैं, तो ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, गामा है, बीटा है, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अल्फा। तो ये अब तक यहां पर वेरिएंट जो है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ ले कि यहां पर वेरिएंट ऑफ जो इंटरेस्ट है उसमें कौन आता है, तो MU है यहां पर, और एक तरीके से लैम्डा है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेंगे। इनके नाम भी आप लोगों को थोड़ा याद रखना है और मैच करने के लिए पूछा जाता है, सारे तो नहीं रटने आप लोगों को, पर इनके याद रखिएगा। ओमिक्रॉन है B11529, ये यहां पर डेल्टा है B16172। डेल्टा जरूर याद रखिएगा ये, क्योंकि इंडिया से इसका रिलेशन माना जाता है।
कि इसको आइडेंटिफाई फर्स्ट टाइम इंडिया में किया गया। ऐसा नहीं कि इंडिया से निकल कर आया, नहीं, इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया। हो सकता है कहीं और भी यहां पर पहले हो, पर पहली बार जहां मिलता है उसका नाम रख देते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो गामा है इसका नाम है P1। तो P1 यहां पर कहां से निकला, ये ब्राजील से निकला। अगर बीटा के बारे में बात करें तो B1351, तो ये साउथ अफ्रीका से लिखा। इसी के साथ में अल्फा था यहां पर, ये कहां से निकला, ये ब्रिटेन से निकला। तो ये इनके साथ में यहां पर ये जो ओमिक्रॉन है ये सदर्न अफ्रीका मतलब एक तरीके से यहां पर जो आप लोगों को नॉर्मली अगर बात करें सीधे सीधे तो बोट्सवाना बेसिकली बोला जा रहा है, जो साउथ अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को मैप में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको आप लोग देखना भी चाहते हैं तो ये हो गया बेसिकली साउथ अफ्रीका, और यहां पर बोट्सवाना से माना गया ये निकल कर आया। तो अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग मैप जरूर देखा करो ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओ, वरना भूल जाओगे तो भूलने का मतलब थोड़ी ना है कुछ, ठीक है। तो चीजें इस तरीके से पढ़ो ताकि याद रहे लंबे समय तक का। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये देखने को मिला और ज्यादा ताकतवर और ग्लोबली डोमिनेटेड जो है वो है डेल्टा, जो कि खतरनाक इंपैक्ट यहां पर डालता है। इसी के साथ में अल्फा बीटा गामा भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये यहां पर जो अभी नया वेरिएंट निकल कर आया इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दे दिया गया, और अफ्रीका के बहुत सारे एरिया में, इसी के साथ में बेल्जियम और हांगकांग में भी आप लोगों को कई सारे लोग देखने को मिलेंगे। इवन इजराइल के भी कई सारे जो लोग हैं वो यहां से इसके साथ में कनेक्ट पाए गए। तो इस तरीके से यहां पर कई सारे ऐसे वायरस हैं जो अलग अलग नेचर के देखने को मिलेंगे। आयरस के ऊपर जो ये टोटी होती है ना, मान लीजिए एक टोटी आयरस की यहां पर है, सभी एक वायरस जैसे, किसी की दो टोटी चेंज हो गई तो ये वायरस का नेचर चेंज हो गया। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर है कि थोड़ा थोड़ा सा उसका जो सिस्टम चेंज होता रहता है, उसके चलते जो बीमारी है वो एक तरीके से वो भी उसी तरीके से नेचर अपना चेंज करेगी। कोई ज्यादा बुखार चढ़ा रही है तो कोई किसी को अलग तरीके से बीमार कर रही है, तो वही यहां पर चेंज भी होता रहता है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन एक है। इसी के साथ में अगर आगे बढ़ते हैं यहां पर तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इसका नोमेनक्लेचर, यानी कि जो नाम दिया जाता है यहां पर इतने सारे नाम रख रहे हैं तो ये कौन रखता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रखता है, उसी ने ओमिक्रॉन भी नाम रखा। हालांकि नाम का जो नंबर था रखने का वो NU या फिर XI था, यानी कि या तो NU रखना था या फिर XI रखना था, पर लेकिन उसने क्या किया, ओमिक्रॉन रख दिया WHO ने। क्यों? क्योंकि XI जो था यहां पर ये इसके बारे में बोला गया कि पॉपुलर सरनेम है चाइना के अंदर में, ठीक है। जैसे सी जिनपिंग हो गया, ठीक है, चाइना का जो प्रेसिडेंट हो गया, पता चला उसी का नाम वायरस बन गया। मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा एक चाइनीज वायरस का नाम वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प चिल्लाता था, अब चाइना वाले ना बिल्कुल अटैक कर देंगे WHO पे कि भाई साहब ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। और NU जो है ये वर्ड ऐसा होता है जैसे न्यू नहीं होता, न्यू जैसे हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। चलिए देखिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर विश कर दिया, ठीक है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय SLV लवली आर्मी। तो अच्छे से एंजॉय करो लाइफ को। तो यहाँ पर जो न्यू वर्ड है ये NU की तरीके से हो गया। इसी के साथ में जो सिचुएशन है, अगर इंडिया में अगर बात करें, हमारे देश में आज के डेट में वायरस को लेकर कोई आप लोगों से बात करें, 44% जो इंडियन है वो दोनों डोज ले चुके हैं, और 82% जो है उनको एक डोज मिला है, यानी कि कुछ मेरे जैसे हैं जो कि एक डोज ले बैठे हैं, और बाकी बहुत सारे आप लोग के जैसे हैं समझदार जो दोनों डोज ले चुके हैं, ठीक है। लूंगा यार मैं भी टाइम निकाल के, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर ये है इस तरीके से देखी जा रही है कि एक बार अगर आप लोगों ने कोई डोज ले लेना उससे फायदा क्या है, उससे फायदा ये कि आप लोगों की बॉडी में वायरस का कुछ ना कुछ जो कंटेंट है वो आप लोगों की बॉडी में जा चुके हैं। तो कल को अगर वायरस आएगा तो आप लोगों की बॉडी में उस वायरस को लेकर इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बोल सकते हैं कि उसके लड़ने के लिए आप लोगों की बॉडी जो है उस वायरस के साथ में लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। तो कल को अगर वो वायरस आएगा भी ना आप लोगों की बॉडी में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बॉडी पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। अगर बीमार भी होगा इंसान तो थोड़ा, क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम ऑलरेडी उसके लिए डेवलप हो चुका है। बीमार कौन इंसान होता है? जिसको उसका कुछ अता पता ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे मान लीजिए आप लोगों को उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊं, जैसे आप लोगों ने देखा महाभारत के अंदर में अभिमन्यु गया चक्रव्यूह के अंदर में, तो उसने सुना था कि चक्रव्यूह के अंदर में एंट्री कैसे करनी है, पर लेकिन वो ये नहीं जानता था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, ठीक है। तो चक्रव्यूह के अंदर ऐसे एंट्री करना जानता था वो, तो इसका मतलब हो गया हाँ कुछ जानता था, ठीक है, पर लेकिन बाहर निकलने का पैटर्न उसको नहीं समझ में आता था। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन अगर उसको ये होता कि उसको कुछ भी नहीं आता तो वो जाते ही कहानी खत्म हो जाती, चक्रव्यूह में घुस ही नहीं पाता। तो यहां पर बीमारी जो है ना, अगर आप लोगों को बॉडी को पता होगा बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, और वही होता है इम्यून सिस्टम का काम। तो यहां पर इसीलिए दवाई लेना काफी ज्यादा जरूरी है। आप लोगों की बॉडी उस वायरस से कनेक्ट रहेगी, क्योंकि दवाई जो वैक्सीन होती है ना वो वायरस का ही मरा हुआ वर्जन होता है आप लोगों की बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए। दवाई कुछ नहीं होती है, दवाई वायरस होता है एक तरीके से बोला जाए तो, और आप लोगों की बॉडी एक तरीके से दवाई का काम करती है, वो है आप लोग का इम्यून सिस्टम। इसलिए बोलते हैं इंसान का इम्यून सिस्टम ताकतवर होना चाहिए, तो कई सारी बीमारियों को हंसते हंसते झेल जाता है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, वाली बातें होती हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो यहां पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये खासकर एक ऐसी कैटेगरी हो जाती है कि जल्दी से जल्दी ट्रांसमिट होता है, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर, ठीक है। इसी के साथ में एंटीबॉडी जो है वो एक तरीके से बॉडी डेवलप नहीं कर पाती है, काफी ज्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगा, बॉडी पर कोई वैक्सीन काम नहीं करेगी, और ये एक तरीके से इंसान को अधमरा कर देगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, इसलिए कंसर्न की कैटेगरी में आ गया।
तो ये आप लोग को यहां पर नजर आएगा। वेरिएंट ऑफ अगर बात करें यहां पर इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा होता है कि पहले इसके बारे में जान लेते हैं, अभी पता नहीं है ज्यादा, नया नया मोहल्ले में इंसान रहने वाला, इसके बारे में समझे तो सही है क्या भाई साहब, क्या खाता है, क्या पीता है, कौन से धर्म का है, किस एरिया से आया है, उन्हें मोहल्ले वाले जानने स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें क्या होती है इसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे, तो आप लोग उसको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। उन्हें एक इंसान के बारे में समझ लिया कि अच्छा ये ना ये जॉब करता है, अच्छा 50,000 रुपए कमा रहा है, ये भाई साहब 60,000 कमा रहा है, तो 60,000 वाले को ज्यादा इज्जत देनी है, 50,000 वाले को कम इज्जत देनी है। लोगों की टेंडेंसी है जो कि बिना सर पैर वाली है पर है, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादा कमाने वाले इंसान को ज्यादा इज्जत दी जाती है सोसाइटी में। चलिए जो भी है वो एक अलग बात है, भले ही नॉलेज हो या फिर वो किसी भी क्यों ना हो इंसान को, पर लेकिन पैसा जो है कहीं ना कहीं इज्जत का काम करता है आज के डेट में। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि कितना इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो अभी MU और जो लैम्डा है ये दो देखने को मिलेंगे। तो MU है B1621 और ये है C37, तो ये दो हैं, एक कोलंबिया से निकला है और दूसरा पेरू से निकला है, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो दोनों साउथ अमेरिका से निकल कर आए हैं। एक और शब्द आप लोगों ने सुना होगा, उसको बोलते हैं बेसिकली म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, वो अपने ही नेचर को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अभी ये था, दूसरा चेंज होकर वो हो गया, तो उसका जो RNA है वो चेंज होता रहता है, तो नया बिहेवियर उसका हो जाता है। तो पहले के कंपेयर में यहाँ पर और नया बिहेवियर देखने को मिलेगा, तो उसका अलग इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दवाई वगैरह आप लोग जरूर लो, क्योंकि दवाई जो है वो एक ऐसा इम्यून सिस्टम आप लोग को डेवलप कर देगा जिसके बेस पर आप लोग चीजों को संभाल पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया आप लोगों के सामने आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अब आगे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहते हैं और हर एक इंसान चाहता है कि वो स्मार्ट सिटी में रहे, हर एक इंसान को सारी सर्विस स्मार्ट चाहिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्मार्ट के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं वैसे देखा जाए तो, पर लेकिन अगर जितना चीजें स्मार्ट होगी उतना ही हम लोग ढंग से चीजों को लेकर चलेंगे, तो सारी चीजों को साथ में लेकर चलना जरूरी है। पर यहाँ पर वो वाला मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ पर कुछ और है। अभी हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, यानी कि हमारा जो शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, उसके द्वारा अभी ICC, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, कंट्रोल सेंटर। जैसे कि आज की डेट में पूरी सिटी है, पूरी सिटी में क्या चल रहा है, कहां पर, उसका पूरा कंट्रोल सिस्टम यहां पर रख लिया उठाकर। यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर बोलो तो पूरी बिजली में अगर बात करें, तो पूरी सिटी में बात करें कि इंटरनेट की कैसी फैसिलिटी है, अर्बन एरिया में कनेक्टिविटी कैसी है, मोबिलिटी यानी कि गाड़ी वगैरह की सर्विस कैसी है, ठीक है, शॉपिंग मॉल कहां पर चल रहे हैं, क्या क्या चीजें, इन्वायरमेंट कैसा, सस्टेनेबिलिटी। तो अगर मोटे मोटे तौर पर बोलो तो देखने की कोशिश ये की जाती है कि कहां कहां पर ये प्रोजेक्ट जो है इसको इंप्लीमेंट करके ऐसा देखा जाएगा कि उस सिटी को हम लोग कितना स्मार्ट बना सकते हैं। तो एम ये था, इसके द्वारा फाइनलाइज किया गया 6 मेजर स्टेट को, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, तो इनमें इंप्लीमेंट करने की बात की गई। और अभी यहां पर 69 सिटी है, अगरतला, इंदौर, वडोदरा, ये कई सारी आप लोग यहां पर देखने को मिल जाती हैं, जिसके चलते एक सस्टेनेबल मॉडल को लेकर चलने की बात करते हैं। यानी कि स्मार्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। बिजली नहीं जा रही है, बोल रहा हूं, बिजली नहीं आ रही है तो बिजली की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वे में। पानी की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, हॉस्पिटल पास में होना चाहिए, पार्क वगैरह पास में होना चाहिए, बच्चों के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो पास में वहां पर होना चाहिए, कोई भी दूध वाले की दुकान, ये सारी चीजें तो प्रॉपर सही तरीके से एक एरिया में सारी चीजें मिल जाए तो वो स्मार्ट एरिया हो गया। पर लेकिन अगर मेरे हिसाब से स्मार्ट सिटी के साथ में स्मार्ट विलेज भी बनाना स्टार्ट कर दे तो कैसा रहेगा, तो वो भी एक अच्छी बात बोल सकते हैं। तो एक ऐसा कमांड क्रिएट किया जा रहा है स्मार्ट सिटीज के अंदर में कि 100 जो सिटीजन फ्रेंडली सिटी बना रहे हैं सेल्फ सस्टेनेबल अर्बन सेटलमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो ऑथोरिटी है वो वेरियस जो सर्विस है उनको रियल टाइम में मॉनिटर करेगी, ठीक है, जैसे पानी की सप्लाई कैसी चल रही है, साफ सफाई कैसी है, ट्रैफिक का मूवमेंट कैसा है उसके एरिया में, ठीक है, कनेक्टिविटी कैसी है इंटरनेट की, वैसे गाड़ी की कनेक्टिविटी कैसी है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पर मैनेज करेगी। और इसी के साथ में उस एरिया में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हो रही ज्यादा है, तो यहाँ पर CCTNS जो है यहाँ पर ये इसके साथ में लिंक किया जाएगा कि उस एरिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि उल्टी सीधी हरकतें करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर बात की जाती है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, तो इसको भी साथ में लेकर चला जाएगा। क्योंकि अगर स्मार्ट क्रिमिनल रहेगा तो स्मार्ट पुलिसिंग भी फिर होनी चाहिए वहां पर, ताकि उन क्रिमिनल की गंदी हरकतों को पकड़ा जा सके। तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर काम कर अभी यहाँ पर एक स्टार्टिंग बेस पर इसको चलाया जा रहा है, आगे फिर और ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये हमारे देश में इसीलिए स्टार्ट किया गया था ताकि जो सिटीज नई नई बन रही हैं वहां पर इतनी सारी जनता आ रही है, गांव में से निकलकर बहुत सारे लोग सिटीज में रहने लगे आज के डेट में जाकर फैसिलिटीज के चलते, तो उनको कितना ज्यादा हम लोग अफोर्डेबल बनाए और कितना ज्यादा उनको ऐसा बनाए कि वो जनता को झेल सके। पता चला पानी इतना ही नहीं है वहां, पानी एक टाइम आ पाता है, ठीक है, वहां इतनी सारी फैसिलिटी हो ही नहीं पाती जितनी अवेलेबल होनी चाहिए। तो इंप्रूव करना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीज के अंदर में टेक्नोलॉजी को ढंग से यूज करके। तो प्रोवाइड करना एक ढांचागत विकास होना चाहिए और ये एक स्मार्ट सोल्यूशन होना चाहिए सब चीजों का, तो तब चीजें सुधरेंगी। तो फोकस क्या है, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि एक साइड में झुग्गी झोपड़ी भरी पड़ी है सिटीज के अंदर, एक साइड बड़े बड़े महल खड़े कर दिया आप लोगों ने, नहीं, एक सिटी ऐसी होनी
चाहिए कि ताकि वहां पर सबको रहने के लिए खाना पीना सोना कम से कम ढंग से मिले, तो ही उसको स्मार्ट बोलेंगे, वरना उसके आगे दीवार खड़ी कर देना और यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और पीछे दिखे ना क्या है, वो स्मार्टनेस नहीं होगी, वो बदतमीजी होगी। तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो स्मार्ट मिशन के तहत स्ट्रेटजी प्रॉपर होनी चाहिए, एक तरीके से पैन सिटी यानी कि एक सिटी के ऊपर फोकस कर आप लोगों को इनिशिएटिव लेकर चलना है। अब एक बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम का है, एक बच्चा ऐसा है जो हिंदी मीडियम का है। अब दोनों को एक तरीके से ट्रीट करना सही तरीका नहीं होगा। पहले हिंदी वाले को अगर इंग्लिश में लेकर जाना है या फिर इंग्लिश वाले को अगर हिंदी में लेकर आना है, तो पहले उनको प्रॉपर अलग से गाइडेंस आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं आती है और इंग्लिश वाले को हिंदी नहीं आती है। तो पहले उनको बेसिक लैंग्वेज आप लोगों को सिखानी पड़ेगी। उनकी इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना बिना लैंग्वेज सिखाए। लैंग्वेज उनको आती नहीं, आप लोग बोलो कि इसको सोल्व करके दिखाओ, पहले लैंग्वेज तो पढ़नी सिखाओ उसको। तो वो वाली बात है। तो हर एक सिटी का अलग अलग सॉल्यूशन निकलेगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर रेट्रोफिटिंग की, रीडेवलपमेंट की और ग्रीनफील्ड की। रेट्रोफिटिंग क्या होती है? जहां पर कोई ढांचा आप लोगों ने बना दिया एक बार, फिर से उसके अंदर कुछ चेंज करना आप लोगों को, तो एक तरीके से रेट्रोफिटिंग है, फिर से फिटिंग करना काइंड ऑफ आप लोग बोल सकते हैं। रीडेवलपमेंट करना और ग्रीनफील्ड क्या होता है? जहां बिल्कुल नया है सब कुछ, वहां पर आप लोगों को चीजें फिर से स्टार्ट करना, जहां वो चीजें स्टार्ट करना जहां पर कुछ भी नहीं है, मैंने कहते बिल्कुल प्योर है यहाँ पर, अभी एक तरीके से उसको टच भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो वाली बातें हैं। तो कवरेज जो है यहाँ पर और ड्यूरेशन है यहाँ पर, जो 100 सिटीज की बात की गई थी, तो यहाँ पर 2015 से लेके 16 से 2019-20 तक बोला गया था। हालांकि वो अचीव नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये ड्यूरेशन था। और फाइनेंसिंग जो है यहाँ पर वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थी, यानी कि सेंटर और स्टेट जो है उन्होंने बोला था मिलकर काम करेंगे, अकेले तो बस की होगा नहीं, क्योंकि इतना सारा काम करना है, ढांचागत विकास करना है, और बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें ऐसे हैं जो कि यहाँ पर किसके अंडर में आते हैं? जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएगी। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी मिलकर काम करे। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ही होता है कि भाई साहब दोनों भाईचारे में मिलकर काम करते हैं ना, दोनों काम करेंगे, अकेले को क्या करना है, ठीक है। कि वो नहीं तुम मेरा भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, वो वाला फंडा है, ठीक है। तो बेसिक हो गया। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा अच्छे से। आइए अब चलते हैं अगली न्यूज की ओर। तो अगली जो न्यूज है, इनके नेक्स्ट जो न्यूज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात की जाए यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, आपदा प्रबंधन के बारे में या फिर ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि अगर कोई भूकंप कहीं पर आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, उसको नापते कैसे हैं? तो याद रखिएगा इसके लिए यूज किया जाता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ यूज किया जाता है इसको नापने के लिए। तो अभी म्यांमार के बॉर्डर पर भूकंप देखने को मिला, भूकंप म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पर यहाँ पर आया। उसका रीजन भी है आने का, क्यों? क्योंकि आर्मी वाले वहां पर यार रूल ही ऐसा कर रहे हैं, वहां पर भूकंप आ गया। मतलब आर्मी वालों ने ऐसी हरकतें कर रखी है वहां पर, ये है बेसिकली। तो अभी दिक्कतें क्या क्या देखने को मिल रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पर भूकंप देखने को मिला 6.1 का, जो कि काफी हाई भूकंप माना जाता है। इसके चलते काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली। तो इसके चलते इसको जब चेक किया गया तो पता चला ये इस एरिया से निकल कर आया, ठीक है। तो इसके चलते अगर बात करें भूकंप के बारे में कोई पूछ ले, तो फॉल्ट जोन भूकंप, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक और ह्यूमन इंड्यूस, यानी कि पता चला इंसान जो है वो हल्क बन गया और हल्क बनकर अपने पैर थपा रहा है, ठीक है। तो भूकंप तो आएगा उस एरिया में, तो यानी कि इंसान ने पता चला कोई पहाड़ तोड़ा, वहां पे रास्ता बनाने के लिए बम ब्लास्ट किया और वहां का उसकी वजह से भूकंप आ गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो टेक्टोनिक, वोल्केनिक और एक्सप्लोशन और कोलैप्स हो गया कहीं पर, ये सारी चीजें। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी कई चीजें होती हैं। तो ये अर्थक्वेक आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाता है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहां पर आते हैं, कोई आप लोगों से पूछे अर्थक्वेक बोले तो भूकंप कहां पर आते हैं, तो आप लोगों को पहले मैं मैप दिखाऊंगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो ई है हमारा गोला, इस गोले के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से चीजों को देख रहे होंगे तो यहाँ पर मतलब हमारी पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को नॉर्थ पैसिफिक देखने को मिलेगा, ये साउथ पैसिफिक है, ठीक है। सारे ओशन दिखा देता हूँ। ये हो गया आप लोगों का साउथ अटलांटिक ओशन, ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये हो गया अपना प्यारा ओशियन। इसी के साथ में जाएंगे तो आप लोगों को आर्टिक ओशन ऊपर देखने को मिलेगा और नीचे आप लोगों को यहाँ पर अंटार्कटिका वाला रीजन देखने को मिलेगा और यहाँ सदर्न ओशन इसके आसपास में आप लोगों को नजर आएगा। तो अभी मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ कहां पर, ये लेकर चलता हूँ पैसिफिक ओशन में। तो ये जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पर, ये आप लोगों को जो ओशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इसकी जो बाउंड्री है यहाँ पर, ये वाली बाउंड्री, तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा भूकंप का एक एरिया आप लोगों को नजर आएगा। इसलिए पैसिफिक ओशन को यहाँ पर रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारी प्लेट है, जैसे यूरेशियन प्लेट हो गया, यहाँ पर फिलिपाइन प्लेट हो गया, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। तो इनके बीच में यहाँ पर ये जो जुड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती रहती हैं, फिसलती रहती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर भूकंप आते हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पर इसको सबसे ज्यादा दुनिया में भूकंप जोन एक माना जाता है कि भूकंप आएंगे यहाँ पर। तो 81% भूकंप आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलते हैं। रिंग ऑफ फायर इसको बोला जाता है और एक और नाम है, इसको याद रखिएगा, सरकम, जो पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, सरकम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसकी बाउंड्री जो है वो आप लोगों को मैंने बोला ना अभी यहाँ पर, तो कई बार श्रिंकिंग होती है, सबडक्शन होता है, ठीक है, एक तरीके से एक दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती हैं, तो वो वाली चीजें यहाँ पर। अर्थक्वेक जो होता है, सबडक्शन जो जोन होता है यहाँ पर, वो प्लेट और जो यहाँ पर रैप्चर्स होते हैं ना,
फोल्ट हो गया, टूट गया विद इन द प्लेट, तो उसकी वजह से यहाँ पर कई बार अर्थक्वेक आते हैं। ये तो आप लोग इसके बारे में याद ही रखिएगा, एक नया कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। हो सकता है कईयों ने आप लोगों ने सुना होगा, अगर ज्योग्राफी पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा। देखिए ये सारा करंट नहीं है, ये सारा स्टैटिक है, ठीक है। कभी आप लोग बोलो कि करंट चल रहा है, ये सारा करंट के साथ में स्टैटिक ही पढ़ाया जाता है। इसी चलते यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग कई बार बच्चे बोलते हैं ना सर आपकी वीडियो देखकर ही एग्जाम निकाल दिया, तो वो इस तरीके से निकाल पाते हैं क्योंकि करंट के साथ में स्टैटिक भी पढ़ा रहा होता हूं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उनको एग्जाम को निकाल पाते हैं। तो करंट नहीं है, करंट तो बेसिकली न्यूज होगी, स्टैटिक उसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये याद रखेंगे, यहां पर इसको बोलते हैं यहां पर एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट। तो ये क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जावा से लेके सुमित्रा तक का अगर आप लोग जाएंगे हिमालयन में और मेडिटेरेनियन से होते हुए अटलांटिक ओशन में जाएंगे, तो ये वाली जो बेल्ट है यहां पर दुनिया के 17% अर्थक्वेक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि 81% तो यहां पर हो गया और 17% टोटल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल मिलाकर टोटल कितने हो गए यहां पर 98% जो अर्थक्वेक आप लोगों को यहीं से निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो बचे हुए 2% और जगह दूसरी जगह आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये इसके बारे में एक आइडिया आप लोग रखिएगा। अब मैं आप लोग को बता देता हूं इसने कहां से कहां तक बोला, एक बार समझ लीजिए। इसने बोला जावा सुमित्रा यानी कि इंडोनेशिया से होता हुआ ये हिमालयन से यहां पर मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ अटलांटिक ओशन में पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए ये इंडोनेशिया से होता हुआ, ये हिमालयन रीजन से होता हुआ यहां पर, ये मेडिटेरेनियन से होता हुआ यहां पर, और यहां पर ये अटलांटिक ओशन में पहुंच रहा है। तो इस तरीके से यहां पर तो ये अल्पाइड बेल्ट इसको बोलेंगे आप लोग, जो ये वाली बेल्ट है। और पैसिफिक जो यहां पर रिंग ऑफ फायर है वो वाली बेल्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये पैसिफिक वाले में 81% भूकंप आप लोगों को नजर आएंगे और इस वाली बेल्ट पर आप लोगों को 17% दुनिया के भूकंप आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में बन सकता है। पैसिफिक बेल्ट के ऊपर रिंग फायर के बारे में पूछ लिया आप लोगों से कई बार, यहां पर सरकमफ्रेंस पैसिफिक के बारे में पूछ लिया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है यार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अर्थक्वेक को नापते हैं सिस्मोग्राफ के ऊपर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन इसलिए बताई ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, कहां पर आया, क्या क्या दिक्कतें और कैसे कैसे टाइप की चीजें होती हैं, तो वो वाली चीजें मैंने आप लोग को बताई, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल है लंबा चौड़ा तगड़ा थड़ा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा, चक्षु खुल जाएंगे आप लोगों के सुन सुनकर, ठीक है। बात करेंगे ब्रिक के बारे में। ब्रिक क्या है यहाँ पर, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री का एक ग्रुप है। तो 5 कंट्री का यारान है, तो ये 5 पांडव हैं। तो ये 5 पांडव क्या करते हैं इनके बारे में समझ लेते हैं। ये पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये न्यूज में क्या है 5 पांडव। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसकी अभी 9वीं ब्रिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मीटिंग हुई यहाँ पर, जिसकी वजह से न्यूज में आ गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा चेयर की गई एनुअल मीटिंग, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। ब्रिक जो कॉपरेशन है यहाँ पर एक ग्रुपिंग देखने को मिलेगी जो कि लगभग 15 साल अपने कंप्लीट कर चुकी है। स्टार्ट जो इसको किया गया था यहाँ पर स्टार्टिंग में, इसको लगभग 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो 15 साल अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन क्या स्टार्टिंग से ही 15 साल इसको हो गए सबके सबको? नहीं, कुछ ऐसे हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका वो बाद में ऐड हुआ था। तो पहले ब्रिक के बारे में एक ओवरव्यू आप लोग ले लीजिए। यहाँ पर ब्रिक जो है यहाँ पर ये अभी इंडिया के पास में इसकी चेयरशिप है 2021 में। तो इसकी वजह से इसी के जो भी इंपोर्टेंट मीटिंग होगी इंडिया से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। तो ब्रिक एक्रोनिम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एक इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिनके द्वारा इसका नाम दिया गया, उसको बोलते हैं जिम ओनिल। ये कई बार कई सारे स्टेट पीसेस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। 2001 में इसका नाम दिया गया था और फिर 4 कंट्री साथ में है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। तो ब्रिक बोला गया था उस टाइम पर। फिर आगे चलकर यहां पर इसमें 2010 में एक और कंट्री जुड़ गया जिसका नाम था साउथ अफ्रीका, तो फिर इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो अभी यहां पर ब्रिक्स है इसका नाम। और 2006 में यहां पर इसकी जो मीटिंग वगैरह थी वो बेसिकली इसकी स्टार्ट की गई, ठीक है। यानी कि 2006 में इसका जो फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है। तो उसके बारे में याद रखिएगा। तो फर्स्ट जो फॉर्मल जो ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग जो ब्रिक की 2006 में, और साउथ अफ्रीका को इन्वाइट किया गया था यहां पर 2010 के अंदर में। अगर इसकी जीडीपी की और पॉपुलेशन की और इसकी जो ट्रेड की बात करो तो दुनिया का ग्लोबल पॉपुलेशन है 41% इसी के अंदर है ओनली। क्यों? क्योंकि इंडिया भी है और चाइना भी है, तो 2 मेरे भाई यहीं पर ही है, तो फिर क्या होगा? तो सारी पॉपुलेशन तो यहीं पर आ गई सबसे ज्यादा है। 24% जीडीपी देखने को मिली ग्लोब की, और ट्रेड जो है यहाँ पर 16% है ऑल ओवर वर्ल्ड का। आगे बात करें यहाँ पर चेयरमैन सिर्फ जो है फोरम की वो रोटेट होती रहती है, एक बार हमारे पास में तो फिर किसी और के पास से मिलेगी, तो उस तरीके से चेयरमैनशिप चलती रहती है। एक्रोनिम ब्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया। इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर 2 मुद्दे हैं जो फ्रीक्वेंटली कई बार लार टपकी रहती है एग्जामिनर की कि यहाँ से क्वेश्चन बनाऊंगा। वो क्या है? वो यहाँ पर 6th ब्रिक जो सबमिट हुई थी यहाँ पर कहां पर, फोर्ट लेजा ब्राजील के अंदर में 2014 में। इनके द्वारा एक सिस्टम स्टेब्लिश किया गया जिसको बोला गया एक तरीके से न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको एनडीबी बोला गया। एनडीबी को ये माना जाता है कि ये वर्ल्ड बैंक के इक्विवेलेंट है।
तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि एक तरीके से वर्ल्ड बैंक का ऑल्टरनेटिव बना दिया, जिसको एनडीबी बोलते हैं। संघाई के अंदर ये आप लोग को देखने को मिलेगा। दूसरा एक यहां पर जिसको बोलते हैं कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, यानी कि एक ऐसी रिजर्व अरेंजमेंट, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है इमीडिएटली वहां पर पैसा पहुंचाना, तो कंटिजेंसी होते हैं, अकस्मात बोलते हैं हिंदी में, तो वो पैसा पहुंचाने का काम करेगा यहां पर ये वाला सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो आईएमएफ जो है, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, तो उसके इक्विवेलेंट इसको बोला गया। तो बोला ये गया कि ये जो सिस्टम इनके द्वारा क्रिएट किया गया, तो वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ की जो दादागिरी चलती है ऑल ओवर दुनिया में, उसको खत्म करने की कोशिश की गई थी ब्रिक के द्वारा। इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी यहां पर अगर बात करें, जो फर्स्ट आप लोगों को देखने को मिली, जो फॉर्मल मीटिंग के बारे में बात करें प्रॉपर, ठीक है, तो यहां पर वो 2009 में हुई रसिया के अंदर में, ठीक है। फिर आगे चलकर यहां पर सेकंड जो आप लोगों को देखने को मिली ब्राजील, थर्ड देखने को मिली चाइना, फोर्थ इंडिया और फिफ्थ आप लोगों को साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिली। तो यहां पर दिल्ली में ये जो ताजमहल होटल है वहां पर ये नजर आई। बाकी अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें अभी रिसेंट की, तो याद रखिएगा यहां पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये मीटिंग होने वाली थी पर नहीं हुई यहां पर 2020 की कोविड-19 के चलते, फिर आगे चलकर हुई यहां पर ये, ठीक है। तो ये यहां पर रसिया के द्वारा चेयर की गई। अभी यहां पर जो सितंबर में हुई यहां पर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर चेयर की गई, ठीक है, तो न्यू दिल्ली में हुई यहां पर। अभी जो अगली होने वाली यहां पर वो होगी चाइना के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। अब एक और मीटिंग हुई थी हमारे देश के अंदर में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसमें हम लोगों ने जो बिम्स्टेक है उनको यहां पर बुलाया था, ठीक है। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आप लोग बताइए, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इनको मिलाया था और इसी के साथ में जो ब्रिक है यहां पर, उसको मिलकर काम करने की कोशिश की गई थी कि टेररिज्म, इकोनॉमिक, क्लाइमेट, इन मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे। और गोवा डिक्लेरेशन के नाम से एक्शन प्लान भी यहां पर निकल कर आया। तो ये सारे मुद्दे आप लोग को इस समिट से देखने को मिले, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में, इंडिया में हुई है तो उसके बारे में आप लोग मोटे मोटे आइडिया रख सकते हैं। अब समझ लेते हैं यहां पर क्या क्या मुद्दा चल रहा है। तो यहां पर बात ये की जा रही है कि ये जो अभी इनके बारे में बात करें तो कैसे चीजों को लेकर चलना है, कोऑपरेट करना है। तो ग्रुपिंग है, तो 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके चलते तो फुल स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में। जब इनोवेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है, ये आप लोग बताइए। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 46 है, सबसे अच्छी रैंक चाइना की यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आप लोग को रसिया की देखने को मिलेगी, फिर तीसरे नंबर पर इंडिया की देखने को मिलेगी, चौथे नंबर पर ब्राजील और छठे नंबर पर है साउथ अफ्रीका। तो ये इनकी रैंक भी है, जो कि कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो इनको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि एक से भले दो और दो से भले तीन, तभी यहां पर चीजें आगे बढ़ेगी। तो उसी के चलते बोला गया कि मिलकर काम करेंगे। तो इनोवेशन जो यहां पर कोऑपरेशन एक्शन प्लान के बारे में बात की गई, जो कि 2021 से लेकर 24 तक के यहां पर इनका टारगेट साइंस एंड टेक के फील्ड में, ठीक है, ताकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसे मैं बोलता हूं ना, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और कई सारे बच्चे अब भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। काफी सारी वीडियोस मुझे रेगुलर मिल रही हैं अभी, तो आप लोग सेंड करते रहो, जब भी मौका मिलेगा फिर से उनको डालूंगा मैं मर्ज करके, टेंशन मत लेना। बहुत सारे बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा बहुत सारों ने तो उसके बाद में शेयर किया जो वीडियो मैंने अपलोड की, ठीक है। तो आप लोग देखिए, शर्माना नहीं है, इससे आप लोग की शर्म भी, एक तरीके से जो झिझक होती है चीजों को देखने की, वो आप लोग की कम हो जाएगी। और चलिए, अगर आप लोग को ये लगता है किसी और के साथ में शेयर नहीं करना है, तो आप लोग मुझे सेंड कर दीजिए बस, ठीक है। तो उसको आप लोग कहां पर सेंड कर सकते हैं, उसको आप लोग टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड करा देता हूं, वहां पर आप लोग कर देना वीर 24 तालियान, ठीक है। तो उस पर आप लोग सेंड कर सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर थोड़ा सा आगे भी बात की जा रही है कि एक तरीके से थेमेटिक एरिया में इंक्लूड किए जा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से किस तरीके से आप लोग बेसिकली एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है, बिग डेटा है, इनोवेशन है, ये ऐसी ऐसी चीजें हो गई आज के डेट में जिनके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। एग्रीकल्चर हो गया, फूड इंडस्ट्री, हार्वेस्टिंग, ये सारी चीजें। तो मैंने कहने का मतलब है कि और भी एरिया में मिलकर काम करने के लिए तैयार है दोनों। तो एक्टिविटीज कई सारी होने वाली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कोविड-19 के चलते अब हर एक एरिया में मिलकर हम लोग एक दूसरे के साथ में काम करेंगे, वरना काम नहीं चलेगा। तो जूनोटिक बीमारी अगर लग गई, तो जानवरों से इंसानों में लग गई वो बीमारी। अब यहां पर जानवरों को भी अगर ढंग से आप लोग नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें लेकर चलनी है ताकि सही पैटर्न में जिंदगी चलती रहे। तो ये मैंने आप लोगों से बात की ब्रिक के बारे में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ब्रिक के बारे में सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। तो एक मोटा मोटा इंफॉर्मेशन यहां पर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक नजर आप लोग डाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, एक सिस्टम की वजह से एयर क्वालिटी काफी ज्यादा न्यूज में रही, दिवाली की वजह से भी न्यूज में रही, और भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है उसकी वजह से न्यूज में रही, और पोल्यूशन तो फैलता ही है, वो आप लोग को देखने को मिलता है। यहां पर अगर बात करेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI के बारे में बात करेंगे। तो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि एयर यानी कि हवा की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर पोल्यूशन कितना है, उसको चेक किया जाता है। उसको चेक करने वाला सिस्टम है सफर, SESAFAR। तो सफर जो है ये वो सफर नहीं है जो आप लोगों को जिंदगी में सफर करने के लिए बेसिकली मजबूर करते हैं, या फिर वो भी सफर नहीं है जो आप लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं, ये सफर अलग ही है। ये सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड जो रिसर्च है, तो ये सफर ये वाला सफर है। ये सफर ये बोलता है कि 4 सिटी बेसिकली चेक करता है, जैसे कि सिटी हो गई यहाँ पर दिल्ली, अहमदाबाद, इसी के साथ में
मुंबई और पुणे। तो यहाँ पर ये देखता है कहाँ कहाँ पर पोल्यूशन है, उसके बारे में फिर यहाँ पर बताते हैं क्या क्या एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो एयर पोल्यूशन के बारे में जब ये चेक करेगा तो फिर बताएगा, तो दिवाली के टाइम पर जितना पोल्यूशन देखने को मिला वो हायर था 2020 में जितना पोल्यूशन था मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के अंदर में। पुणे जो था वो वहां पर थोड़ा सा आप लोगों को लोअर लेवल का देखने को मिलेगा, पर लेकिन दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के अंदर तो काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली। हायर जो पोल्यूशन है यहाँ पर जो दीपावली के टाइम पर और बढ़ जाता है, बाकी तो और भी कई सारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज और गाड़ी वगैरह वो सब चलती रहती है, तो वो सिस्टम देखने को मिलेगा। तो सफर जो सिस्टम है वो इन्हीं के बारे में बताते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस जो है वो इसके बारे में बेसिकली चीजों को चेक करती है, तो मेजरमेंट यहां से निकल कर आता है। तो एयर क्वालिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों को यहां से चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर निकल कर आ गया। सफर के बारे में अगर आगे आप लोगों से बात की जाए तो सफर जो है यहां पर ये एक तरीके से एक इंट्रीगल पार्ट है हमारी कंट्री में। इंडिया का फर्स्ट जो एयर क्वालिटी अर्ली जो वार्निंग सिस्टम था, यानी कि जो पहले ही बता देता था कि एयर की क्वालिटी कैसी रहेगी, तो उसका एक इंटीग्रेटेड सिस्टम आप लोगों को यहां पर सफर देखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर भी चेक करता है, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड की स्पीड कैसी है, ठीक है, डायरेक्शन कैसी है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, तो सबके बारे में यहां पर चेक करके बताता है सफर। तो सफर जो है वो लोगों को सफर करने से बचाता है, पोल्यूशन से जो लोग सफर करते हैं ना उससे बचाता है। और यहां पर जब जब यहां पर इन्वायरमेंट बर्बाद होता है तो आप लोगों को पता है एक पर्टिकुलर हमारी कंट्री में ट्रिब्यूनल है जिसको बोलते हैं एनजीटी। इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर एनजीटी का जो रिलेशन है वो आर्टिकल 21 के साथ में कैसे है, तो यार आर्टिकल 21 है पार्ट 3 में, तो है संविधान के अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में आर्टिकल जो 21 है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो राइट टू जो लाइफ है वो इंसान को तब मिलेगी जब इंसान को हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, यानी कि पोल्यूशन नहीं है, यानी कि प्रदूषण नहीं है। तो इसलिए यहां पर जो एनजीटी है यहां पर वो एक तरीके से पोल्यूशन को रोकने का और इन्वायरमेंट को सही रखने का काम करते हैं। तो इससे इंस्पिरेशन लेके यहां पर आर्टिकल 21 से ये एनजीटी बनाया गया, तो ये यहां से निकल कर आते हैं। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां पर रिकॉग्नाइज करती है सफर को एज ए यहां पर प्रोटोटाइप, यानी कि एक तरीका उदाहरण के तौर पर, ताकि यहां पर हाई क्वालिटी ऑफ कंट्रोल स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया जा सके और उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि मैक्सिमम जो पॉल्यूटेड सिटी है उसमें इंडिया का जो परचम है वो सबसे ऊपर लहराता हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो परचम सबसे ऊपर लहराता है पोल्यूशन की वजह से, तो वो चीजें सुधारनी है। क्या क्या बताता है यहाँ पर, ये बताता है एयर क्वालिटी की कैसे कैसे रहने वाली है। मैक्सिमम कई सारी सिटीज जो है वो 300 से लेके 500 के बीच में देखने को मिलेगी, और ये एयर क्वालिटी ऐसी है अगर यहाँ पर कोई इंसान फंस जाए तो उसकी तोबा तोबा, उसकी जो है सांस लेने में भी दिक्कत हो और वो इंसान जो है हष्टपुष्ट भी यहां पर बीमार हो जाए। तो वेरी अनहेल्दी देखने को मिलेगा, अनहेल्दी, इसी के साथ में अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, इसी के साथ में मॉडरेट और यहां पर गुड। तो ये वाली क्वालिटी तो कभी कभी देखने को मिलेगी, मुझे लगता है शायद ही कहीं होगी, पर ये वाली चीज आप लोगों को बड़ी ही नॉर्मली देखने को मिल जाती है। तो इनके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। इसमें कवर क्या किया जाता है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पीएम यहां पर 10 हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन जो ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली, बेंजीन हो गया, टॉलुइन हो गया, जाइलिन हो गया और मरकरी हो गया। बाकी डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये डेवलप किया गया इंडिजिनसली, यानी कि हमारे ही द्वारा डेवलप किया गया, बाहर से नहीं लेके आए कुछ भी, हम ही ने मेहनत की है यहाँ पर, ठीक है, ये हमने ही बनाया है, ठीक है, तो ये गर्व करने वाली बात है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी है उसके द्वारा यहाँ पर पुणे के अंदर इसको बनाया गया और ऑपरेट किया जाता है यहाँ पर आईएमडी के द्वारा, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करें तो ये कलर जो लाइट है यहाँ पर मैंने बताया ना, अभी यहाँ पर लोग जो कलरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसके बेस पर यहाँ पर ये इंडिकेटर बताते रहते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। 72 घंटे तक का फोरकास्ट आप लोगों के सामने करता है ताकि चीजों को आप लोग समझ सको। अगर इसका पता चलता रहे तो मॉनिटर करेंगे हम लोग, चीजों को समझ पाएंगे, कल को कहीं ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं तो उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे चीजों को सुधारने के लिए। तो इसके चलते कई बार एग्रीकल्चर में फील्ड में, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में पता चला, कहीं एयर क्वालिटी या वेदर के बारे में बताया, पता चला है समुद्र के अंदर में काफी तूफान आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे अपने जो भी हमारे मछुआरे हैं कि भाई साहब घर आ जाओ वरना दिक्कतें देखने को मिल जाएगी, तूफान आ रहा है समुद्र के अंदर में। तो 72 घंटे पहले यहाँ पर ये बता देगा, ठीक है। इसी के साथ में कहीं पर भी कोई और दूसरी दिक्कतें देखने को मिल रही है तो सबके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो कहीं ना कहीं चीजों को हम लोग सुधार सकें, तो उसके बारे में है बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं एक स्कीम के बारे में, जैसे हम लोग डेली बात करते हैं, तो आज की जो स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी ये है यहाँ पर सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज। तो यहाँ पर ये हमारे देश में अभी रिसेंटली जो काफी ज्यादा न्यूज में भी था,
खासकर वर्ल्ड टॉयलेट डे की वजह से। नवंबर में यहाँ पर सेलिब्रेट किया था 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो उसके चलते यहाँ पर जो सिटीज हैं उनके अंदर चीज देखने को मिलती है कि कैसे जो हजार्ड्स जो एंट्री है उनको रोका जाए, उसके ऊपर फोकस रहता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया चैलेंज, तो यहाँ पर फोकस ये किया था कैसे इसको सुधारना है। तो यहाँ पर इसके चलते क्लीनिंग चैलेंज के बारे में बात की जा रही है। तो अनअवॉइडेबल जो भी इमरजेंसी जो ऐसी चीजें रहती हैं, ऑक्सीजन टैंकर जो रहते हैं उनको लोगों तक पहुंचाना जहां पर जरूरत है, और कहीं ना कहीं साफ सफाई को लेकर चलना, तो उसमें काफी ज्यादा हेल्प इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो भी ये चीजें मैंने पूछी हैं, सुबह अगर बोला जाए आप लोगों को, ठीक है, 6 या 6:30 के बीच में अगर उठने के लिए तैयार हैं तो आप लोग क्या बोलोगे? अगर जो मंथली वीडियो का टाइम जो है वो मैं सोच रहा था कि मॉर्निंग में आप लोगों को 9 बजे प्रोवाइड कराऊं, ठीक है, तो कैसा रहेगा उसके बारे में आप लोग बताइए। ठीक है, इसी के साथ में बाकी जो नैनो के बारे में मैंने पूछा है बताइएगा, और फीडबैक जो है आप लोग वीडियो को जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक करके वीडियो को बता सकते हैं। अरे हाँ, डिसलाइक का बटन हटा दिया है, ठीक है, डिसलाइक अब आप लोग नहीं कर पाओगे वीडियो को, ये यूट्यूब ने इसलिए किया क्योंकि कई सारे लोग जो थे ना वीडियो आने से पहले डिसलाइक कर दिए, तो उनकी जो बदतमीजी थी वो खत्म करने के लिए वीडियो ये किया गया है बेसिकली यहाँ पर, ताकि जो मेहनत करते हैं वो डिस्करेज न हो। हालांकि मैं तो सिर्फ फीडबैक की तरीके से लेता था। अब वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अब आप लोगों के पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को बताना है कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं तो डिसलाइक नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, उसमें आप लोग ये इंप्रूव करना चाहते हैं तो 10 में से नंबर भी आप लोग दे सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसको आप लोग इंप्लीमेंट कर लीजिए। बाकी सबसे पहले हम लोगों ने मोटिवेशन कोड देखी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर डे देखा जो काफी इंपॉर्टेंट था, तीसरे नंबर पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखा यहाँ पर जो कि ओमिक्रॉन और वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रहा था, काफी डिटेल में उसके बारे में समझा, स्ट्रेन वगैरह सारी मैंने आप लोगों से डिस्कस की। ठीक है, चौथे नंबर पर स्मार्ट सिटी मिशन हम लोगों ने यहाँ पर समझा, डिटेल में मैंने बात की इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें आप लोगों को समझाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पांचवें नंबर पर हम लोगों ने यहाँ पर अर्थक्वेक वाला ये सिस्टम देखा, अर्थक्वेक कैसे कैसे होते हैं, सारी बातें कहाँ कहाँ पर आते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया यहाँ पर ये वाला, ठीक है, एल्पाइड वाला, ये याद रखिएगा। ठीक है, छठे नंबर पर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, वो आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर ब्रिक वाला मुद्दा था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया काफी डिटेल में, इसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी, इवन पूरा ब्रिक का चैप्टर ही आप लोगों को कवर करा दिया, तो कुछ भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। सातवें नंबर पर हम लोगों ने सफर सिस्टम के बारे में बात की, ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आठवें नंबर पर हम लोगों ने एक स्कीम यहाँ पर देखी जो कि इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये एक कई सारी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो फीडबैक जरूर दिया करो। अब आइए डिस्कस करते हैं आज का जो क्विज है। तो बात की जा रही है यहाँ पर ओमिक्रॉन के बारे में, तो ये बताना था कौन सा था, डेल्टा कौन सा है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आईसीसीसी ये है, बेसिकली ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है स्मार्ट सिटी मिशन, ये बताना है। कितने प्रतिशत आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा ये बताना है। यहाँ पर अर्थक्वेक, बाकी का ब्रिक की कौन से नंबर की मीटिंग यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिली। इसी के साथ में यहाँ पर ये कब के कब तक का प्रपोज किया गया, इनोवेशन कोऑपरेशन एक्शन प्लान, इसके बारे में बताइए। और बाकी कहाँ कहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिले मुद्दे बताइए कि हमारी रैंकिंग कितनी है। ठीक है, तो बेसिक चीजें। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, छोटू सा रिवीजन लास्ट महीने का, बाकी तो पूरा रिवीजन आप लोग का मंथली जो वीडियो आएगी उसमें आप लोग का हो ही जाएगा। ओके, बात करते हैं यहाँ पर नैनो मैगजीन में जो यहाँ पर 30 नंबर को जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसका ओवरव्यू। कॉफी जो है वो किसी तरीके की मिट्टी के अंदर उगाई जाती है, सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करने वाले राज्य कौन से हैं? मैंने बोला था ना कि अभी हमारा जो फाउंडेशन डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया उसमें कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर हम कॉफी पीना पसंद करते हैं, कॉफी पीकर मीठा मुंह कर लेंगे चलो यार, मीठा मुंह करना था, कैसे भी कर लो, खुश रहो बस थोड़ा सा। ठीक है, वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलेगा आप लोगों को, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी बेसिकली उगाई जाती है। तो कितने प्रतिशत अगर बात करें, PMGKAY क्या है इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। एक बटरफ्लाई के बारे में बात की थी, तो किस राज्य की है यहाँ पर ये, जिसको अभी स्टेट बटरफ्लाई बोला गया, केसरी हिंद। ठीक है, और बाकी कहां पर पर्टिकुलर ये उगाई जाती है कॉफी, वो भी मैंने बात की थी। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसके लिए फर्टाइल वोल्केनिक रेड अर्थ जो है बेसिकली डीप सैंडी लूम, यानी कि जो यहाँ पर गहरी रेतली दोमट मिट्टी वो यूज की जाती है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु सबसे ज्यादा यहाँ पर ये इसको उगाने वाले हैं। 70% टोटल प्रोडक्शन कर्नाटक के अंदर होता है, अकेले के अंदर। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बात की तो इसको याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। अरुणाचल प्रदेश में केसरी हिंद की बात की, और यहाँ पर यह है चंद्रगिरी हिल कर्नाटक के अंदर में, जो याद रखेगा। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फीडबैक देकर जरूर जाना। ठीक है, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, इसी के साथ में कमेंट कर बता सकते हैं अगर पसंद नहीं आई है। और सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें एक जगह इकट्ठे मिल जाती हैं। और इवन अगर कई बार आप लोगों के पास में यहाँ पर मैसेज, कई बार आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन भी नहीं आता है, तो भी आप लोग टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आ जाएगा एक तरीके से टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।